हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है ऑन शेक्सपियर 1630, जो कि आज जिसको हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज आज का सेशन वेरी नाइस होने वाला है। आप देखना, आपको एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस सेशन से। इतना अट्रैक्टिव सेशन है कि आप देखो आप क्या लिखा है विलियम शेक्सपियर साहब के लिए जॉन मिल्टन ने। जो आप देखोगे आज इस पोएम में बताया गया है किस प्रकार से वर्णन किया गया है विलियम शेक्सपियर के बारे में, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में, कि वो किस प्रकार कि कितने महान व्यक्ति थे विलियम शेक्सपियर। और वो भी उस व्यक्ति ने जो खुद बहुत महान था। वो भी बहुत बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। तो देखो आप, द पोएम यू आर रिफेरिंग, जिस पोएम को तुम यहाँ पर रिफेयर कर रहे हो, टू इज किसके लिए, टू इज ऑन शेक्सपियर 1630, वो है आपकी ऑन शेक्सपियर 1630 नाम की पोएम है आपकी। क्या है? ऑन शेक्सपियर 1630। और हाँ, तो ऑन शेक्सपियर 1630 नाम की ये पोएम है जो शेक्सपियर के लिए लिखी गई है। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई है। रिटन एज ए ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर। और किसके रूप में लिखी गई है? एक विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी गई है। क्या? एज ए ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देने के लिए ये पोएम लिखी गई है। इट वॉज कंपोज अराउंड 1630। और ये पोएम जो है लगभग जॉन मिल्टन के द्वारा 1630 में कंपोज की गई थी। कब की इसकी रचना कब हुई थी? कंपोज कंपोज यानी कि रचना। तो ये इसकी रचना कब हुई थी? अराउंड 1630, यानी कि लगभग 1630 में लिखी गई थी, है ना। इसको कंपोज किया गया था व्हेन मिल्टन वॉज स्टिल ए यंग मैन। और जब जब कब कब लिखी गई थी? जब लगभग से मिल्टन, जॉन मिल्टन जो थे वो क्या थे? स्टिल यंग यंग मैन, वो भी अपनी टीनेजर की अवस्था में थे। कहने का मतलब उतरती यंग एज कह सकते हैं, इन हिज अर्ली 20s, यानी कि आ, हाँ, टीन एज के बाद की अवस्था। तो अर्ली 20s में ही इन्होंने क्या किया था, यानी कि 22 से 21-22 साल की उम्र में इन्होंने ये पोएम में लिख दी थी। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द सेकंड फोलियो। और इसको पहली बार पब्लिश किया गया था किसके अंदर? दिस सेकंड फोलियो नाम का एक इनका बुक है, उसमें विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स इन 1630 है 1632। ये सेकंड फोलियो पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का, जिसमें इसको क्या किया गया था? वो पब्लिश करवाया गया था। हियर इज द फुल टेक्स्ट ऑफ ऑन शेक्सपियर 1630। और आगे जो हम यहाँ पर टेक्स्ट आएगा जो किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा। अब एक चीज देखो आप, विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1500। विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म जो है वो कब हुआ था? विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ था 1564 में। मृत्यु हुई थी इनकी 1616 में। कब हुई थी? 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखो आप, 1616 में मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ पर जो पोएम आपको श्रद्धांजलि दे रहा है, जो पोइट आपको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वो है आपका जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन साहब का जो एरा रहा है वो रहा है आपका 1608 से लेकर के 1674, है ना। तो और इन्होंने 1630 में ये पोएम की रचना कर दी थी। पब्लिश कब हुई? 1632 में। यानी कि ये 21-22 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था। अब देखो आप, जब हम 21-22 साल के शुरू के एज में जॉन मिल्टन साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10 साल की उम्र में अपनी 10 इयर्स की एज में
इन्होंने क्या कर लिया था, अपने पास में जो भी अवेलेबल था वो सब कुछ पढ़ लिया था 4 लैंग्वेज में, यानी कि जी इंग्लिश में, या फिर इनके पास में जो भी लैंग्वेज थी ग्रीक, या जो भी लैंग्वेज थी, इन्होंने 4 लैंग्वेज के लगभग जो भी अवेलेबल था, इन्होंने वो सारा का सारा ये फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने 10 ईयर की एज में कर ली थी, और तब तक ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। तो बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल कवि थे, यानी कि बहुत कितने बहुत ब्रिलियंट कवि माने जाते थे ये भी, जॉन मिल्टन साहब भी, जिन्होंने ये इंस्पायर होकर के। अब देखो, आप शुरू शुरू में जब यंग होते हैं तो हम किसी ना किसी को, यदि हम पढ़ने वाले हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यदि हम क्रांतिकारी व्यक्ति है तो हम भगत सिंह को रोल मॉडल मानते हैं, यदि हम इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो स्वामी विवेकानंद जी को रोल मॉडल मानते हैं, और यदि हम अच्छे पढ़ने वाले हैं तो क्या हम किसको, विलियम शेक्सपियर को रोल मॉडल मानते हैं, या महाकवि मार्क को, या जो लेखन कार्य में ठीक है, तो उन्हीं उन्हीं को हम रोल मॉडल मानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपके रोल मॉडल माने जा रहे, जॉन मिल्टन के द्वारा रोल मॉडल किनको माना गया, विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर से ये काफी प्रभावित हुए, इसी कारण से इन्होंने जो है वो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1630 में ये पोएम लिखी है, जो क्या क्या नाम है इसका, ऑन ऑन शेक्सपियर 1630। अब देखो, अब हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। क्या है इसका बैकग्राउंड, देखो आप, ऑन शेक्सपियर 1630 किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा। अब किस प्रकार से इस पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये पोएम जो स्टार्ट हो रही है वो रेटोरिकल क्वेश्चंस में स्टार्ट हो रही है, रेटोरिकल क्वेश्चंस। अब रेटोरिकल क्वेश्चंस जो है वो पोएम में क्यों यूज किए जाते हैं, तो रेटोरिकल क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स इसलिए यूज किए जाते हैं पोएम में, क्या करने के लिए, थोड़ा सा सरप्राइज करने के लिए, या मिरेकल उत्पन्न करने के लिए, है ना। तो रेटोरिकल क्वेश्चंस का यूज जो होता है वो सरप्राइज करने के लिए या फिर मिरेकल शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार से बताया जा रहा है, इनका एक्चुअल आंसर जो है इसी में छिपा हुआ होता है ना। तो देखो आप, व्हाट नीड्स, तो क्वेश्चन से ये स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स। क्या कह रहा है कि व्हाट नीड्स, अरे मेरे शेक्सपियर को क्या आवश्यकता है, फॉर हिज ऑनर्ड बोन, उसकी रेस्पेक्टेड बोन्स के लिए, यानी कि सम्मानित अस्थियों के, हड्डियों के लिए क्या आवश्यकता है, द लेबर, यानी कि अच्छा कठिन अच्छी, यानी कि बहुत लंबे समय का परिश्रम करके, लॉन्ग परिश्रम करके, लॉन्ग लेबर करके उनके, और अच्छी तरह पत्थरों को तराश करके, और उन पत्थरों को तराश करके एक मकबरा, यानी कि पत्थरों का पाइल्ड स्टोन, यानी कि एक ढेर बनाने की क्या आवश्यकता है। पाइल्ड जो है, पत्थरों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, एक जोड़ने का तरीका होता है इनको, और इनको पत्थरों को लंबी समय तक परिश्रम करके, और इनको जोड़ करके, इनको अच्छा सा तराश करके, और उनको क्या, उनको इस प्रकार से जमाने की या ढेर लगाने की क्या आवश्यकता है। क्या मेरे शेक्सपियर को इस प्रकार के किसी परिश्रम करके, फालतू परिश्रम करके, मेरे शेक्सपियर के लिए क्या कोई पत्थरों का ढेर खड़ा करके उनको सम्मान देने की क्या आवश्यकता है। क्या वो इस प्रकार के पत्थरों से के ढेर से संतुष्ट हैं, और या फिर दैट हिज हैलोड रेलिक्यूज शुड बी हाइड, क्या उनकी पवित्र अस्थियों को, हैलोड क्या मतलब पवित्र, रेलिक्यूज का मतलब होता है अस्थियां। हमारे हिंदू धर्म में जो अस्थियों को क्या किया जाता है बेटा, जो यानी कि हम मर जाते हैं, मरने के बाद में जो अंतिम संस्कार होता है, जो हमारी हड्डियां बचती हैं उनको क्या कहते हैं, हम यही अस्थियां ही कहते हैं, और उनको क्या माना जाता है, पवित्र। तो वो, और दैट हिज हैलोड रिलिक्यूज शुड बी हाइड बेटा। एक इस पोएम के अंदर जो है वो आर्किक वर्ड का यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा, आर्किक वर्ड का ज्यादातर यूज किया जा रहा है। तो आर्किक वर्ड का आप ध्यान रखें,
आर्किक वर्ड, जैसे कि ये वर्ड यहाँ पर जो है वो क्या है, हीड नहीं है, हाइड है। और हाई देखो, आर्किक वर्ड होते क्या है, यानी कि आर्किक वर्ड होते हैं पुराने शब्द, इंग्लिश के पुराने शब्द, ओल्ड इंग्लिश के पुराने शब्द, यानी ट्रेडिशनल वर्ड्स को क्या कहा जाता है, वर्ड्स, ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं, है ना। ओल्ड इंग्लिश के वर्ड होते हैं, इसलिए इनको आर्किक वर्ड कहा जाता है। तो क्या क्या कह रहा है कि दैट हिज हैलोड रेलिक्यूज शुड बी हाइड, क्या उन्हें उनके पवित्र अस्थियों को छिपाने की आवश्यकता है, क्या उनको उनके उनकी पवित्र अस्थियों को छिपाना चाहिए। अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, किसके किसके नीचे छिपाना की आवश्यकता है, स्टार पॉइंटिंग पिरामिड के नीचे। स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, पिरामिड कैसा होता है, यानी कि तारों को छूने वाला लंबा ऊंचा पिरामिड। अब देखो, अब इजिप्ट के अंदर यानी मिस्र के अंदर जितना बड़ा राजा होगा उसके लिए उतना ही ऊंचा क्या बनाया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है। और पिरामिड इस प्रकार से बनाए जाते हैं बेटा, ये। तो ये जितना बड़ा राजा होगा, जितना बड़ा राजा होगा उतना ही ऊंचा उसका पिरामिड बनेगा। तो क्या मेरे शेक्सपियर को इस प्रकार के स्टार पॉइंटिंग पिरामिड की आवश्यकता है। अरे वो तो वैसे ही अपने काम की वजह से एक सभी लोगों के हृदय में वैसे ही क्या बना चुका है, सबसे ऊंचा पिरामिड बना चुका है। यानी कि उसकी रेस्पेक्ट जो है वो सभी के दिलों में क्या है, बहुत ज्यादा है, वो बहुत हाई लेवल की है। तो उसके लिए किसी प्रकार का क्या, ये इस प्रकार से पत्थरों का पिरामिड इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊंचा पिरामिड बना चुका है। किसके द्वारा, उसके वर्क के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा। तो देखो, आप कोई भी अच्छे वर्क कोई व्यक्ति जो करता है, तो हम कह सकते हैं किसके बारे में, जैसे कि आपके भगत सिंह है, या फिर महाराणा प्रताप है, या फिर आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो ये लोग, इनके लिए कोई ताजमहल बनाने की आवश्यकता है क्या। अरे ये तो वैसे लोगों के दिलों में रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे शेक्सपियर साहब भी जो है वो लोगों के दिलों में वैसे ही बहुत रेस्पेक्ट प्राप्त किए हुए हैं। तो उनके लिए इस प्रकार के स्टार पॉइंटिंग पिरामिड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने तो ये क्या है, क्या है, केवल मॉडल चीजें हैं, मॉडल ड्रॉस्ट है। तो इनको क्या क्या ये इस प्रकार की पिरामिड बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कह रहा है कवि, जॉन मिल्टन कह रहे हैं डियर सन ऑफ मेमोरी, और वो क्या है, डियर सन ऑफ मेमोरी है, यानी कि मेमोरी के प्रिय पुत्र हैं। अब डियर सन ऑफ मेमोरी किसे कहा गया बेटा, यहाँ पर डियर सन ऑफ मेमोरी जो है वो आपको बताता हूं मैं, डियर सन ऑफ मेमोरी जो कौन होता है, या तो ये डियर सन ऑफ मेमोरी, मेमोरी ये एक निमोसिन जो है, निमो निमोसिन नाम की एक स्मृति की देवी होती है। कहां पर, ग्रीक के अंदर, ग्रीक के अंदर इसको क्या माना जाता है, मेमोरी की देवी, गॉडेस ऑफ मेमोरी, क्या मानी जाती है, गॉडेस ऑफ मेमोरी, है ना, मेमोरी ये मानी जाती है। कहां पर, ग्रीक में, ग्रीस में, है ना। हाँ, ग्रीस में इसको देवी माना जाता है। तो इसके लिए कहा गया है, तो क्या कहा जाता है कि डियर सन ऑफ मेमोरी, अरे वो तो स्मृति का यानी कि निमोसिन का क्या है, प्रिय पुत्र है। और क्या है, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, और फेम का क्या है, उत्तराधिकारी, महान उत्तराधिकारी, प्रसिद्धि का महान उत्तराधिकारी है। तो वो यानी कि उसको तो वो तो वैसे ही क्या कर चुका है, लोगों के दिलों में वैसे ही प्रसिद्धि हासिल कर चुका है, और वो तो लोगों के दिलों में वैसे ही रहता है जैसे स्मृति का प्रिय पुत्र रहता है। What needest thou such weak witness of thy name?
अब वो इस लाइन में भी आपके क्या किया गया, आर्किक शब्दों का प्रयोग किया गया, आर्किक वर्ड का यूज किया गया है। जैसे ये यहाँ पर नीडेस्ट नहीं है, ये क्या है, नीड। क्या है बेटा, नीड। डाउ मीन्स यहाँ पर है यू, वीक नहीं वीकनेस, डाई मीन्स होता है यूअर, क्या, यूअर। तो देखो आप, व्हाट नीड यू, अरे तुम्हें क्या आवश्यकता है, सच वीक विटनेस, इस प्रकार के कमजोर सबूतों की तुम्हें क्या आवश्यकता है, ऑफ दाई नेम, किसके लिए, तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हारे नाम के लिए इस प्रकार के पत्थरों के कमजोर स्ट्रक्चर की क्या आवश्यकता है, कमजोर सबूतों की क्या आवश्यकता है, जबकि तुम्हारा तो नाम ही काफी है, लोगों के दिलों में रहने के लिए तुम्हारा तो नाम ही काफी है, तुम्हारे तो नाम ने ही इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है कि तुम्हें इस प्रकार के वीक विटनेस की, यानी कमजोर पत्थरों के ढेर के कमजोर सबूतों या पिरामिड जैसे कमजोर सबूतों की तुम्हें कोई आवश्यकता ये नहीं है। यहाँ पर वीक विटनेस किसे कहा गया है, पाइल स्टोन को कहा गया है, और स्टार पॉइंटिंग पिरामिड को कहा गया है। तो आगे देखो, दाउ इन आवर वंडर, वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, दाउ यानी कि तुम, अरे यू, इन आवर वंडर, हमारी यादों में, एंड एस्टोनिशमेंट, और हमारे आश्चर्य में, हैज बिल्ट, you, yeah, have built thyself, yourself, a lifelong monument, एक जीता जागता पिरामिड बना चुके हो। अरे तुम तो हमारी वंडर में, हमारी सरप्राइज में, हमारे आश्चर्य में ही तुम क्या कर चुके हो, एक जीता जागता, लाइव लॉन्ग जीता जागता पिरामिड बना चुके हो, तुम स्वयं ही बना चुके हो, तो फिर हमें क्या बनाने की आवश्यकता है, तुम तो लोगों के दिलों में वैसे ही छा चुके हो, तो तुम्हें और लोगों के द्वारा क्या किसी प्रकार के पिरामिड बनाने की क्या आवश्यकता है। आगे क्या कह रहा है, फॉर वायलिस्ट, वायलिस्ट यहाँ पर वायल है बेटा, ये भी आर्किक वर्ड है। टू दी, ये भी, ये आपका आर्टिकल दे है। अब स्लो इंडोरिंग आर्ट, अब यहां पर दाई जो है वो क्या है आपका, यूअर, नंबर फ्लो एंड दैट इज हार्ट, हेज, यहां पर है ये, हेज की जगह क्या है, हेज, फ्रॉम दे लीव्स ऑफ दाई, दाई मीन्स यूअर, बता चुका हूं मैं आपको, अनवैल्यूड बुक, अब यहां तक का हम देख लेते हैं पहले। तो फॉर वाइल टू दिस सैम ऑफ स्लो इंडोरिंग आर्ट, अरे तुम्हारे लिए तो, जबकि तुम्हारे सामने तो वो स्लो इंडोरिंग आर्ट, यानी कि वो धीरे धीरे लिखने वाले स्लो लर्नर, उनको शर्म आती है तुम्हें देख करके, तो उन लोगों को क्या होती है, शर्म आती है तुम्हें देख करके। इन कहने का मतलब, तुम्हारे कंपैरिजन में वो, उनकी जो लिखने की आर्ट है, यानी पोएम रचना करने की आर्ट जो है, वो बहुत ही कमजोर है, फीकी है, वो और उनको क्या होती है, शर्म आती है तुम्हारे साथ, क्या करने में, पोएट्री की रचना करने में, क्या करने में, पोएट्री की रचना करने में। क्यों, क्योंकि दाई इजी नंबर फ्लो, अरे तुम्हारे अंदर तो जो पोएट्री है वो बहुत ही आसानी से आ जाती है, यानी कि तुम्हारे अंदर पोएट्री को कंपोज करने का जो विचार है बहुत आसानी से आ जाता है, यानी कि फ्लो, हाँ, पोएट्री लिखने का जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ है, कैसा है, स्मूथ, पोएट्री लिखने का जो फ्लो है वो बहुत ही स्मूथ है, और बहुत ही जेंटली है, यानी कि जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी आपके दिमाग में जो है विचार आ जाते हैं। एंड दैट ईच हार्ट हैज फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, और वो प्रत्येक व्यक्ति जो तुम्हारी पोएट्री को पढ़ता है,
वो क्या करता है? फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक्स, तुम्हारी अनवैल्यूड बुक से, यानी कि तुम्हारी अमूल्य पुस्तक से, करती से वो क्या करता है? उन इंपॉर्टेंट पेजेस को चुन लेता है, यानी कि पन्नों को चुन लेता है। इसका मतलब है पेजेस। लीव्स का मतलब यहाँ पर क्या है? पेजेस। तो वो तुम्हारी पोएट्री से इंपॉर्टेंट चीजों को, यानी कि वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बना लेते हैं। उनको जो अच्छी लगती है वो चीजों को क्या कर लेते हैं? वो उनको चुन लेते हैं। जिस प्रकार जॉन मिल्टन साहब ने कहा है कि मैं ज्ञान के सागर के किनारे से मैं केवल उन कुछ ही पत्रों को चुन पाया हूं। तो वह वो लाइन उन्होंने यहाँ लिख दी है कि आपकी अनवैल्यूड बुक से हम केवल क्या कर ले पा रहे हैं? कुछ ही पन्ना छाट पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। Those Delphic lines with deep impression took, then thou our fancy of itself bearing। और आगे क्या कह रहा है? Those Delphic lines, और तुम्हारी वो चमत्कारिक लाइनें। अब यहाँ पर डेल्फिक किसको कहा गया? यानी कि डेल्फिक को क्या है? चमत्कारिक कहा गया। क्यों? क्योंकि यह जो है ग्रीक के अंदर, ग्रीक के अंदर, हाँ ग्रीस के अंदर जो है डेल्फी नाम की क्या है? एक सिटी है। डेल्फी नाम की क्या है? सिटी है। और इस सिटी में जाकर के लोग खो जाते हैं। ये कहने का मतलब ये सिटी चमत्कारिक सिटी, मिरेकल सिटी है। तो उसी प्रकार से तुम्हारी लाइनें भी, तुम्हारी पोएट्री की लाइनें भी कैसी है? डेल्फिक है, यानी कि चमत्कारी है। और बहुत विद डीप इंप्रेशन तो, और बहुत गहरा इंप्रेशन लिए हुए हैं, गहन इंप्रेशन लिए हुए हैं। डॉज या डोस्ट मतलब डू। मेक अस मार्वल विद, हाँ सॉरी एक लाइन छूट गई थी। इंप्रेशन तो वो बहुत ही गहरा इंप्रेशन लिए हुए हैं। देन, और उसके बाद दाउ मिस यू, अरे तुम भी तो आवर फैंसी, हमारी हमारी कल्पना में, आप इटसेल्फ स्वयं ही क्या कर देते हो? हमें अवर वेलबिंग कर देते हो। क्या कर देते हो? तुम भी तो हमें बहुत ज्यादा, हाँ उन्हें क्या करने की? इटसेल्फ बिहेविंग डोस्ट मेक अस मार्वल विथ टू मच कंसीविंग। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि बिहेविंग जो है वो तुम्हारे सामने जो स्लो लर्नर है वो भी क्या हो जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं, है ना? हाँ तो देखो आप, तो क्या हो जाते हैं? देन यू, और तुम भी तो उसके बाद अवर फैंसी, हमारी कल्पनाओं में, जिस प्रकार से डीप डेल्फिक सिटी में लोग खो जाते हैं, उसी प्रकार से तुम भी तो, तुम्हारी बुक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम बिहेवियरिंग हो जाते हैं, यानी कि हम उसमें खो जाते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आत्मविभोर हो जाते हैं। और डू मेक अस मार्वल, और हमें क्या कर देती है? तुम्हारी लाइनें, तुम्हारा वर्क्स जो है हमें क्या कर देता है? मार्वल कर देता है, यानी कहने का मतलब स्तब्ध कर देता है। हम क्या हो जाते हैं? टू विथ टू मच कंसीविंग, हम बहुत ज्यादा चिंतनशील हो जाते हैं, यानी कि हम किस में चले जाते हैं? सोच में चले जाते हैं, यानी कि चिंतन में आत्म विभोर हो जाते हैं, और चिंतन में गहन चिंतन में चल जाते हैं। एंड सो शेफिल चैट इन सच पॉम्प डोस्ट लाई, और सो इसीलिए तो इस प्रकार के मकबरे में, इन सच फॉर्म डोस्ट लाई, जिस प्रकार की शानो शौकत में तुम लेटे हुए हो, उस प्रकार के मकबरे में दैट किंग्स, वो राजा भी, फॉर सच ए टॉम वो वुड विश टू डाई, इस प्रकार के टॉम में तो राजा भी मरने की इच्छा रखते हैं, वो भी उस प्रकार की शानो शौकत में रहना चाहते हैं। ये उस प्रकार की शानो शौकत में वो भी मरना चाहते हैं। कौन? राजा। कहने का मतलब है राजा भी इस प्रकार की शानो शौकत में अपना
निवास बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस पोएम के अंदर यही बताया गया है कि एक तो होता है आपका फिजिकल वर्ड, क्या बताया गया है, फिजिकल वर्ड, और एक बताया गया है स्पिरिचुअल वर्ड। तो जो स्पिरिचुअल वर्ड जो है वो हमारा हमेशा जो स्पिरिचुअलिटी आती है, यानी कि हम जो है वो इमोर्टल लाइफ कब जी सकते हैं, हमारे काम के द्वारा, अच्छे काम के द्वारा हम इमोर्टल लाइफ जी सकते हैं। जबकि मॉर्टल लाइफ, हमारे मॉर्टल लाइफ एक समय के बाद जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमारे काम और अच्छे काम ही क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। कविता के अंदर यही कहा गया है कि हमारे अच्छे काम हमें लोगों के जनरेशन बाय जनरेशन हमें जीवित रखते हैं, लेकिन जो बुरे काम होते हैं या फिर हमने काम कुछ किया नहीं और मरने के बाद में यदि हम कितना ही अच्छे ताजमहल बना ले या आप किले बना ले, आपको उनके द्वारा कोई याद रखने वाला नहीं है। आपके काम के द्वारा आपको याद रखा जाता है। यानी कि आपका इमोर्टल वर्ड में यहाँ पर जो है इमोर्टल वर्ड के लिए कहा गया है शेक्सपियर को कि आज भी लोगों के दिलों में जो है शेक्सपियर उनके काम की वजह से जिंदा है। और जबकि राजा महाराजा जो है और वो कितना ही अच्छा महल बना ले या अपने लिए एक ताजमहल बना ले, वो उनको उनके उस ताजमहल के द्वारा कोई याद नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजों में इमोर्टल और मॉर्टलिटी के बीच में कंपैरिजन बताया गया है कि मॉर्टलिटी एक दिन वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। टेम्परेरी वर्ड के बारे में बताया गया है कि वो एक टेम्परेरी चीजें कौन कौन सी है आपकी पोएम के अंदर, जैसे आपकी टेम्परेरी स्पाइल्ड स्टोन्स है और या फिर आपकी स्टार पॉइंटिंग पिरामिड है। तो ये एक समय के बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये टेम्परेरी है, मॉर्टल है। जबकि हमारे काम जो है शेक्सपियर की के जो वर्क्स है वो लोगों के दिलों में या उसके रीडर्स के दिलों में क्या है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। उसे ही क्या कहा गया है, मॉर्टल वर्ड। क्या कहा गया, मॉर्टल वर्ड। तो एक तो आपका इमोर्टल वर्ड, सॉरी इमोर्टल वर्ड कहा गया है। तो इमोर्टल वर्ड में हमेशा हम युगों युगों तक जिंदा रहते हैं, जबकि मॉर्टल वर्ड में या टेम्परेरी वर्ड में हम ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज। आगे मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, स्टैंजा वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और इसकी समरी और लिटरेरी डिवाइस में इसमें आगे के इसमें सेशन में अपन करेंगे। थैंक यू। ओके।